सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आज से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग को रिवाइज करना स्टार्ट करना है। टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स में मेनली आपका शेयर्स का एक पार्ट आता है और एक पार्ट आपका आता है डिबेंचर्स का। तो मैं शेयर्स के बहुत थ्योरेटिकल पार्ट पर अभी फिलहाल के लिए नहीं जा रहा हूं, हालांकि मैं वो भी रिवाइज करवाऊंगा, आप लोगों से वादा है। मगर अभी मैं थोड़ा सा और जल्दी करके प्रैक्टिकल पार्ट पर आना चाहता हूं ताकि मैं आप लोग को प्रैक्टिकल पार्ट रिवाइज करवा दूं। साथ ही साथ में मैं इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को हाथों हाथ लगाते हुए चलूंगा। ये क्वेश्चंस की एग्जांपल्स मेरे अपने खुद के बनाए हुए हैं, तो इसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि शेयर्स को कंप्लीटली रिवाइज कर देंगे। फिर जैसा हमारा बाद में एक पैटर्न रहता है कि हम जो है कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी साथ साथ में डिस्कस कर लेते हैं, तो वो भी हम लोग ऑब्वियसली करते हुए चलेंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। हमें करना है कंपनी में आप जानते हैं कि शेयर्स और डिबेंचर्स नाम से दो चैप्टर भी हैं, और शेयर्स और डिबेंचर्स तो इंपॉर्टेंट मीडियम्स होते हैं कंपनी के लिए, कैपिटल को रेज करने के लिए, फंड्स को रेज करने के लिए, राइट। तो शेयर्स क्या होता है? शेयर्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द कैपिटल। हम कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शेयर्स। ऐसे ही डिबेंचर्स भी होता है। डिबेंचर्स को भी एक मिनट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। डिबेंचर्स क्या होता है? हम अपने जब लोन को स्मॉलेस्ट यूनिट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिबेंचर्स। अब हम शेयर्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, मतलब दो टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है प्रेफरेंस और एक होता है इक्विटी। हम बात करें अगर प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस शेयर्स हमारे जो है उसमें दो प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। दे कैरी टू प्रेफरेंशियल राइट्स। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ही होता है ऐसे शेयर्स जिनके कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स हो, जिनके कुछ अधिकार हों, ऐसे अधिकार जो कि इक्विटी के पास में नहीं है। ये दो अधिकार क्या होते हैं कि कंपनी सबसे पहले डिविडेंड किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर्स को, फिर अगर कुछ बच जाएगा प्रॉफिट में तो फिर इक्विटी शेयर्स को दे देगी। और दूसरा राइट ये होता है कि जब कंपनी वाउंड अप होगी, बंद होगी, तो फिर पहले कैपिटल किसको मिलेगा और फिर जो बचेगा फिर वो किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर्स को दिया जाएगा। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स यहां पर शेयर इशू के प्रोसेस की, किसकी बात कर रहे हैं हम? शेयर इशू के प्रोसेस पर, क्योंकि मैं स्ट्रेट अवे आपके शेयर इशू के प्रोसेस पर ही आना चाह रहा हूं। तो शेयर्स इशू का प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो फिर हम इस बात को समझे सबसे पहले तो कि शेयर्स की अपनी एक रजिस्टर्ड वैल्यू होती है जिसको हम लोग फेस वैल्यू भी कहते हैं। शेयर्स की अपनी एक रजिस्टर्ड वैल्यू होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फेस वैल्यू। रजिस्टर्ड वैल्यू या फेस वैल्यू, ये जो रजिस्टर्ड वैल्यू या फेस वैल्यू होती है किसी भी शेयर की, रजिस्टर्ड वैल्यू या जो ये फेस वैल्यू होती है किसी भी शेयर की, इसी प्राइस पर ये शेयर जो है एक तरीके से लिस्टेड होता है, या आप कह सकते हैं कि ये एक तरीके से कंपनी का मार्केट प्राइस हो गया, एमआरपी टाइप से हो गया, राइट। अब एक कंपनी के पास में अधिकार होता है कि वो अपने शेयर्स को उस फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू के प्राइस पर ही दे दे, या उस फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर दे दे, या उस फेस वैल्यू से कम प्राइस पर दे दे। जब कंपनी अपने शेयर्स को फेस वैल्यू की ही सेम प्राइस पर इशू कर देती है, मतलब फेस वैल्यू और इशू प्राइस हमारा जब दोनों सेम हो जाता है, तो फिर ये कहते हैं हम लोग कि शेयर्स आर इशूड एट पार। क्या कहते हैं इस केस में हम लोग? शेयर्स आर इशूड एट पार। मतलब जब फेस वैल्यू और इशू प्राइस दोनों एक बराबर होता है तो फिर हम लोग क्या कहते हैं? शेयर्स आर इशूड एट पार। जब हमारे शेयर्स को हम लोग ज्यादा वैल्यू पर इशू करते हैं, तो जब हमारे शेयर्स को हम लोग फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर इशू करते हैं तो फिर हम लोग कहते हैं कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। मतलब हमारे शेयर्स 10 रुपए के फेस वैल्यू का था, मगर हमने उसको इशू किया है 12, 13, 14, 15 ऐसे इशू किया है, तो फिर हम लोग कहते हैं कि शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। हमने शेयर्स को कैसे इशू किया? हमने शेयर्स को इशू किया एट प्रीमियम। यहां पर प्रीमियम मनी क्या होगा? प्रीमियम मनी होगा आपका इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। और डिस्काउंट एक और केस है, क्या? डिस्काउंट। जब आप शेयर्स को फेस वैल्यू से कम दाम पर इशू करते हैं, राइट। फेस वैल्यू है शेयर्स के 10, आप 8, 9 ऐसे करके इशू करें तो आप कहते हैं शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 प्रोहिबिट करता है कि आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते, सिवाय एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन है कि जब आप स्वेट इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। कंपनी जब स्वेट इक्विटी शेयर्स देती है फिर कंपनी जो है अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है, अदरवाइज कंपनी शेयर्स को अपने डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि आप शेयर्स को इशू तीन तरीके से कर सकते हो, पार, प्रीमियम या डिस्काउंट।
पार का मतलब ये हो गया कि जितना आपको फेस वैल्यू है शेयर्स का उतना ही आपने इशू कर दिया, सेम इशू प्राइस हो गया। मगर अगर आपका फेस वैल्यू 10 रुपए और आपने इशू अगर ज्यादा प्राइस पर कर दिया तो फिर प्रीमियम, और प्रीमियम का मनी कितना होगा, प्रीमियम का मनी होगा इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू। और डिस्काउंट, डिस्काउंट पर तो इशू नहीं हो सकता आज की डेट में, आपको तो क्वेश्चन ही नहीं आएगा डिस्काउंट के ऊपर। मगर डिस्काउंट होता क्या, डिस्काउंट होता है जब आप फेस वैल्यू से भी कम प्राइस पर इशू करते हो तो फिर आपको कहते हो कि शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, राइट। अच्छा, अगर हम लोग बात करें तो आमतौर पर जो शेयर्स है हमारे, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर, शेयर्स आप जो इशू कर सकते हो वो कैसे इशू कर सकते हो, तो कैन बी इशूड फॉर कैश और कंसिडरेशन अदर देन कैश। आप शेयर्स को इशू कर सकते हो एक कैश पर भी और एक कंसिडरेशन अदर देन कैश पर भी। आप शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, कैश पर दे सकते हो, या कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ कि आपने किसी से बिल्डिंग खरीदा, कुछ और एसेट्स खरीदा और उसके बदले में आपने सामने वाले को क्या कर दिया है, शेयर्स दे दिया। तो फिर इस केस में आप कहोगे कि शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, शेयर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, कैश पर भी इशू कर सकते हैं और कंसिडरेशन अदर देन कैश पर भी इशू कर सकते हैं। अब अगर हम लोग बात करें मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स की, किन किन माध्यमों से हम लोग शेयर्स को इशू कर सकते हैं, तो एक हमारा माध्यम होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। एक क्या होता है माध्यम हमारा, एक तरीका क्या होता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट, और एक तरीका होता है हमारा क्या, पब्लिक इशू। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर में हम आम पब्लिक को इनवाइट नहीं करते, हम अपने जानने पहचानने वाले को ही शेयर्स इशू कर देते हैं। ये नॉर्मली प्राइवेट कंपनीज करती हैं और पब्लिक कंपनीज भी कर सकती है, मगर प्राइवेट कंपनी के पास में सिर्फ ऑप्शन होता है कि वो प्राइवेट प्लेसमेंट ही कर सकता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर में वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नोन वंस को, म्यूचुअल फंड्स को, ऐसे भी लोगों को दे सकते हैं। FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इन सब बड़े बड़े जगहों पर हम अपने शेयर्स को दे सकते हैं। LIC जैसे अपने आप में एक बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, इसको हम लोग कहते हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो बाहर के जो हो गए म्यूचुअल फंड्स टाइप से, और जो अपने डोमेस्टिक लेवल के हो गए उनको हम लोग कहते हैं DIIs। तो ये हो गया हमारा। अच्छा, इसके बाद हमने क्या देखा, पब्लिक इशू। पब्लिक इशू क्या होता है, पब्लिक इशू के अंदर में पब्लिक को इनवाइट किया जाएगा कि आप कंपनी के शेयर्स आकर के खरीदो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कंपनी के शेयर्स को आकर के पब्लिक जो है ले सकती है, राइट। तो इसके अंदर में हमें जो मेनली एंट्री सीखनी होती है स्टूडेंट्स, जो हमारा जो कि चैप्टर कंसर्न होता है उसके अंदर में हम लोग जो है पब्लिक इशू सीखते हैं। क्या चीज सीखते हैं, पब्लिक इशू। हालांकि मैं एक चीज और आप लोग को बता दूं कि जो कंसिडरेशन अदर देन कैश है ना, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ व्हाट, प्राइवेट प्लेसमेंट। आपने आम पब्लिक को नहीं इनवाइट किया, सिर्फ आपने जैसे शेयर्स, जैसे कोई बिल्डिंग लिया, कोई एसेट लिया, सिर्फ बिल्डिंग ही नहीं कोई और एसेट भी लिया, उसको आपने क्या कर दिया, उसको आपने ये शेयर्स अलॉट कर दिया। ये हो गया आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट। तो अब अगर हम बात करें, हमको एंट्री सीखनी है पब्लिक इशू के केस में। पहले मैं एंट्री सिखाने से पहले इसका मैं एक बार प्रोसेस समझा दूंगा, फिर इसके बाद में आप लोग को एंट्रीज में करके फिर दिखाऊंगा, राइट। तो पहले हम लोग प्रोसेस समझे, फिर उसके अंदर का फिर एंट्रीज फिर सीखेंगे, राइट। तो पहले प्रोसेस पब्लिक इशू, इशू ऑफ शेयर्स, मैं यहां पर एट पार की बात कर रहा हूं। अच्छा, सब्सक्रिप्शन इसमें 3 तरीके से होते हैं, एक फुल, एक अंडर, एक ओवर, ये भी बीच में मैं आप लोग को बताऊंगा, राइट। बट पहले इतना समझो कि हम शेयर्स को इशू करना सीख रहे हैं, अभी पार वार की बात नहीं करते हैं, अभी सिंपल सी बात एक करते हैं कि शेयर को इशू करने का प्रोसेस क्या होता है। तो जब भी आप शेयर को इशू करना चाहते हैं तो सबसे पहले कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर कंपनीज शेयर। उसके इस प्रोस्पेक्टस के अंदर में कंपनी अपनी डिटेल्स बताती है, कंपनी कौन है, उसके प्रमोटर कौन है, कंपनी में कौन कौन से लोगों ने पैसा लगाया है, कंपनी कितने सालों से है, कंपनी ने आज तक क्या किया है, और कंपनी अब आपसे कितना पैसा रेज करना चाहती है, और कंपनी उस पैसे से क्या करेगी। ये सब कुछ कंपनी जो है कहां पर बताती है आपको, प्रोस्पेक्टस में, राइट। ये एक इनविटेशन होता है टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर कंपनीज शेयर्स, राइट। फिर अब मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो फिर जब इनविटेशन मिल गया पब्लिक को, तो जिन भी लोगों को इंटरेस्टेड होगा वो लोग कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे।
और वो एप्लीकेशन मनी कंपनी को देंगे। एक्चुअली होता क्या है, जैसे सपोज करें कंपनी का 10 रुपए का शेयर है, तो कंपनी के पास में ये ऑप्शन होता है कि कंपनी चाहे तो पूरा 10 रुपए एक बार में नहीं, कंपनी इस 10 रुपए को अलग अलग पार्ट्स में मंगा सकती है। जैसे अगर कंपनी का इशू प्राइस है 10 रुपया, तो कंपनी इस 10 रुपए को कई सारे हिस्सों में मंगा सकती है। एप्लीकेशन, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। एप्लीकेशन 3 मान लो उसने मंगा लिया, अलॉटमेंट 2 मंगा लिया मान लेते हैं, फर्स्ट कॉल 2 मंगा लिया, सेकंड कॉल 3 मंगा लिया, राइट। तो इशू प्राइस 10 रुपया, एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 3। कंपनी कुछ इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स में पैसों को मंगा सकती है। मैं आप लोग को ये सब क्या चीजें होती है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये भी आप लोग को धीरे धीरे करके बताता रहूंगा, राइट। तो एप्लीकेशन क्या होता है, जब लोग कंपनी के शेयर्स को खरीदने के लिए अप्लाई करते हैं, उस समय लोगों को कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा सेंड करना पड़ता है, राइट। तो हमारा जो अगला स्टेप था प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद का, वो क्या था स्टूडेंट्स, वो था एप्लीकेशन मनी मिलना। हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, फिर कंपनी को अगला स्टेप कंपनी के लिए क्या आ रहा है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रहा है। देखिए अगर आपने ये प्रोसेस समझ लिया तो फिर एंट्रीज जब मैं आप लोग को समझाऊंगा तो फिर एंट्री समझते समय आप लोगों के लिए बड़ा इजी रहेगा। अच्छा एक चीज और ये समझ लीजिएगा, एप्लीकेशन मनी जो कंपनी रिसीव करती है वो किसी भी टाइम पर 25%, कितना, 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं हो सकता। किससे कम नहीं हो सकता, 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं हो सकता। जैसे अगर कंपनी ने 10 रुपए का शेयर अगर लेट से 12 रुपए पर इशू किया, कितने रुपए पर इशू किया, 12, तो फिर 12 का 25%, 3 रुपए से कम कंपनी एप्लीकेशन पर पैसा नहीं मंगा सकती। आई होप ये क्लियर है, राइट, ये रूल है। फिर कंपनी को जब एप्लीकेशन का पैसा मिल जाता है, देखो कौन कौन खरीदना चाहता है ये कंपनी कैसे पता चलेगा। अब जितने लोग खरीदना चाहते हैं वो सब लोग उसी प्रोस्पेक्टस को भर करके उसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म वो भेज देंगे। नॉर्मली ये प्रोसेस भी ASBA के थ्रू होता है, ASBA एप्लीकेशन सप्लीमेंटेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आजकल ये प्रोसेस कैसे होता है, ASBA, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले आप नॉर्मली जैसे मुझे जिस कंपनी का शेयर्स लेना है, क्या होता था कि मैं उस कंपनी के एप्लीकेशन फॉर्म को भरता था और मेरे खाते से पैसा कट करके कंपनी खाते में चला जाता था। फिर कंपनी ने मुझे अगर शेयर्स ठीक है नहीं देगी तो फिर कंपनी मुझे शेयर्स का पैसा वापस कर देगी, राइट। बट आज के डेट में क्या होता है, ASBA सिस्टम से होता है। कैसे होता है, ASBA का फुल फॉर्म एप्लीकेशन सप्लीमेंटेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इस केस में क्या होता है, जैसे मुझे 10,000 रुपए की कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो अब मेरे खाते से 10,000 रुपए कंपनी खाते में नहीं जाता, मेरे खाते में 10,000 रुपए फ्रीज हो जाता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। जैसे मेरे खाते में अगर लेट से 15,000 रुपए है तो 10,000 रुपए ब्लॉक्ड हो गया, मतलब वो 10,000 रुपए मैं विड्रॉ नहीं कर सकता। तो बस मैं जो बाकी जो ऊपर का जो पैसा है 5,000 रुपए बस वही विड्रॉ कर पाऊंगा। तो ये ASBA के सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कंपनी को जब एप्लीकेशन मिल गया, लोगों से समझ में आ गया कंपनी को कितना एप्लीकेशन मिला है, फिर उसके बाद में कंपनी ये शेयर्स को अलॉट करती है। क्या करती है, कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है। अलॉटमेंट के समय कंपनी ये देखती है कि कंपनी का जो शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हुआ है, सब्सक्रिप्शन समझ रहे ना, कितने लोगों ने शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, पैसा भरा है, कितना लोगों ने पैसा देने के लिए वो किया है। तो सब्सक्रिप्शन जो हुआ है वो 3 तरीके से हो सकता है, एक फुल, एक अंडर, ओवर। फुल का मतलब हुआ कि कंपनी अगर 10,000 शेयर्स देना चाहती है, 10,000 शेयर्स कंपनी ने अगर इशू किया तो फिर लोगों ने भी 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फुल सब्सक्रिप्शन, राइट। 10,000 शेयर्स में 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। एक केस आता है अपना अंडर सब्सक्रिप्शन। कंपनी अगर 10,000 शेयर्स अगर देना चाहती है मगर लोगों ने 10,000 के लिए अप्लाई नहीं किया,
8,000 9,000 ऐसे करके अप्लाई किया, दिस इज नोन एज व्हाट, अंडर सब्सक्रिप्शन। और एक और फंडा आता है क्या, इस केस में क्या होता है, कंपनी अगर 10,000 शेयर्स अगर देना चाहती है तो फिर लोग 12 15 18 20 ऐसे करके अप्लाई कर सकते हैं, राइट। ये होता है क्या हमारा, ये होता है हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। आई होप ये क्लियर है, राइट। तो कंपनी को देखो अगर 10,000 चाहिए और 10,000 मिल गया तो कोई दिक्कत नहीं, 10,000 चाहिए था मगर उससे कम मिला तो दिक्कत है, कंपनी को देखना पड़ेगा यहां पर। अगर कंपनी को ज्यादा मिला तो फिर तो भी दिक्कत है, तो भी दिक्कत है। और हमेशा याद रखिएगा लाइफ में अगर ज्यादा मिल जाता है तो फिर दिक्कत ज्यादा हो जाती है, कम मिलता है तो भी दिक्कत होती है मगर वो कम दिक्कत होती है, और अगर ज्यादा मिल जाता है तो फिर ज्यादा दिक्कत हो जाती है। जब हम लोग करेंगे इसको और आगे तो आप लोग को समझ में भी आएगा कि ज्यादा मिलने पर ज्यादा दिक्कत कैसे होती है, राइट। खैर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 3 तरीके से हो सकता है, फुल, अंडर और ओवर। फुल सब्सक्रिप्शन केस में कंपनी अलग अलग क्राइटेरिया करके, मगर कंपनी का काम तो चलता रहेगा। दिक्कत बेसिकली कंपनी के लिए कम, हमारे लिए ज्यादा होगी। हमारे लिए मतलब अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा होती है। मगर अंडर सब्सक्रिप्शन केस में देखिए कंपनी को ये इंश्योर करना पड़ता है कि कंपनी के पास में मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ गया है या नहीं। अब दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, मैंने यहां पर मिनिमम सब्सक्रिप्शन के आगे 90% लिख करके उसको क्रॉस किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही मिनिमम सब्सक्रिप्शन आता है हम सब लोग सीधे क्या बोलते हैं, 90%। क्या चलाते हैं, 90%। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या नहीं होता है, 90% नहीं होता है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब होता है कि वो मिनिमम अमाउंट जो कि एक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या हुआ, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब हुआ कि वो मिनिमम अमाउंट जो कि एक कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। जैसे लेट्स से मैं कोचिंग अपनी ओपन कर रहा हूं और मैंने कहा मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, मगर जब कि मुझे 10 लाख रुपए मिले तभी मैं कोचिंग स्टार्ट करूंगा। 6 लाख भी मिल जाएगा तो मेरा काम हो सकता है स्टार्ट हो जाए, मैंने असेसमेंट कर लिया है। 4 कमरा नहीं तो 3 कमरा बना करके भी कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। मगर अगर 6 लाख भी नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि मैं कहूँ कि ना कोचिंग स्टार्ट करने का भी कोई मतलब नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोस्पेक्टस में लिख देंगे कि मेरे लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन है 60%। कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अगर 60% पैसा भी ना मिला तो फिर हम क्या ही करेंगे, हम फिर लोगों का पैसा वापस कर देंगे। अब होता क्या है स्टूडेंट्स कि जो सेबी होता है, सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि लिस्टेड कंपनीज के लिए नियम बनाता है। किसके लिए नियम बनाता है, सेबी ने ये कह के रखा है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% से कम निर्धारित नहीं कर सकती है। मतलब सेबी ने ये कहा हुआ है कि कोई भी लिस्टेड कंपनी अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन किससे कम नहीं कर सकती है, 90% से कम नहीं कर सकती है। मतलब जैसे मैंने कहा 10 लाख, तो वो 9 लाख से कम अपना मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कह सकती है। वो 9.5 लाख कह सकती है, वो 10 लाख भी कह सकती है, कह रही है 10 लाख पूरा मिलेगा तभी काम करेंगे, नहीं फिर काम कर सकती है, मगर किससे कम नहीं कर सकती है। ठीक है, तो आपको कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन या व्हाट इज द, वो पूछेगा व्हाट इज द रेट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी, तब तो 90%। मगर आपसे कहता है डिफाइन मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90%। आप लिख करके आते हैं और एग्जाम से बाहर निकलते हैं और दोस्त पूछता है कैसा हो, मस्त, नंबर भी आता है मस्त, समझ रहे हैं ना। ऐसा नहीं करिएगा, ठीक है। तो खैर कंपनी शेयर्स अलॉटमेंट करती है, अगर सब क्राइटेरिया फुलफिल हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी, तो फिर कंपनी शेयर्स का अलॉटमेंट करना स्टार्ट कर सकती है। अलॉटमेंट करने का मतलब क्या है कि देखो अभी तक कंपनी को सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है, कंपनी ने किसी को भी शेयर्स, तो अब कंपनी लोगों को शेयर्स अलॉट करेगी, कंपनी लोगों को शेयर्स देगी। तो कंपनी ने लोगों को शेयर्स दिया और कंपनी ने अलॉटमेंट का कुछ पैसा भी हाथों हाथ मंगवा लिया। जैसे याद है आपको मैंने लिखा था कि 3 2 2 3, तो होता क्या है कंपनी लोगों को शेयर्स देगी उसी 3 रुपए के बदले में, और कंपनी जैसे लेट्स से, ये सचिन क्या नाम है आपका, तनिष,
तनिष्क ना, तनिष्क को चिट्ठी गई कंपनी की तरफ से, तनिष्क बधाई हो, तुमको 2000 शेयर्स मिल गए जो तुमने पैसा दिया था। और नीचे तरफ में एक लाइन लिखा होगा, तनिष्क यू नीड टू पे 2000 शेयर्स पर 2 रुपीज ईच। राइट, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो तनिष्क से क्या किया कंपनी ने, अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया। क्या किया कंपनी ने, अलॉटमेंट का पैसा मंगा लिया। तो ध्यान समझिएगा स्टूडेंट्स, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स पर एक काम होता है नहीं, दो। क्या क्या, एक तो एप्लीकेशन का पैसा आप कैपिटल में लगाते हो, मतलब लोगों को शेयर्स देते हो, और दूसरा क्या करते हो, अलॉटमेंट के पैसे को आप ड्यू करते हो। नहीं, रिसीव नहीं किया अभी तक आपने, ड्यू किया, मंगाया। अभी हमने तनिष्क को चिट्ठी भेजा है। ऐसा थोड़ी ना कि तनिष्क जो है चिट्ठी भेजते ही तुम तैयार खड़ा हुआ है कि बस चिट्ठी आएगी और पैसा लेके दे देंगे, उसी पोस्टमैन को ही पैसा जो है उसके मुंह पर मार देंगे, जाओ दे दो कंपनी को। नहीं ना तनिष्क, ऐसा नहीं ना बिहेव करोगे। तनिष्क क्या करेगा, तनिष्क चिट्ठी पढ़ेगा, देखेगा क्या तारीख लिखा हुआ है, किस तारीख तक कंपनी ने पैसा मांगा है, और तनिष्क उस तारीख तक पैसा जमा करवा देगा। राइट, तो अब अगला स्टेप देखिए क्या आएगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव। अगला स्टेप देखिए हमारे लिए क्या आएगा, अलॉटमेंट मनी। अब कंपनी यहां पर क्या करेगी, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करेगी। कंपनी को यहां पर अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा। कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो ये जो चलिए, तो अब अलॉटमेंट का पैसा तनिष्क जैसा उसने कमिटमेंट किया कि वो अलॉटमेंट का पैसा पे कर देगा जो भी तारीख तय होगी। राइट, फिर उसके बाद में क्या होगा, कंपनी और पैसा मंगवाएगी, फिर वो जो डेट होगा उस डेट पर फिर से वो पैसा दे देगा। फिर कंपनी उस सेकंड कॉल का पैसा का भी चिट्ठी भेजेगी। तनिष्क अब रेडी हो चुका है और सेकंड कॉल का पैसा तनिष्क ड्यू डेट तक जमा करा देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये तो हुआ हमारा प्रोसेस, ये हुआ हमारा प्रोसेस फॉर इशू ऑफ शेयर्स। अब हम लोग मेनली एंट्री सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स, और एंट्री सीखने वाले हम लोग तब जब शेयर्स हमारे इशूड हुए एट पार एंड आर फुली सब्सक्राइब्ड। हम यहां पर क्या सीखने वाले हैं, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार एंड आर फुली सब्सक्राइब्ड। राइट, क्लियर विद दैट? तो अब मैं एंट्रीज आप लोग को सिखाने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। मैं ना थोड़ा बिलीव करता हूं कि एंट्रीज सीखने से पहले आपको उसका कंसेप्ट भी सीखना चाहिए, मतलब उस एंट्रीज के पीछे का आपको लॉजिक भी सीखना चाहिए। तो थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जैसे अगर हम बात करें आपको, तो मैं जो भी एंट्रीज आप लोग को करवाता हूं वो अमेरिकन रूल के हिसाब से करवाता हूं। मैं फटाफट इसको ना एक बार आप लोगों को और रिकॉल करवाना चाहता हूं कि अमेरिकन रूल क्या होता है। अमेरिकन रूल के अंदर में हम किसी भी अकाउंट को एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस में बांट लेते हैं। राइट, और इसका डेबिट और क्रेडिट करने का जो रूल होता है हमारा वो ये होता है कि एसेट्स है, इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी है, इंक्रीज करेगा तो कैपिटल सेम, इनकम सेम, एक्सपेंस इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। आई होप ये क्लियर है। अब ध्यान सुनिए, तो जैसे अगर हम बात करें तो हमने ये तो देखा कि हमारा पहला जो कि स्टेप रहता है वो होता है प्रोस्पेक्टस इशू करना। मगर जब हम सिर्फ लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदिए, अभी तक हमको किसी से कोई पैसा तो मिला तो है नहीं, कोई कमिटमेंट तो हुआ तो है नहीं, तो इस केस में हम कोई एंट्री पास क्यों? क्योंकि देयर इज नो ट्रांजेक्शन, क्योंकि देयर इज, ऐसा नहीं कि सर जब पैसा मिलेगा तभी हम काम करेंगे। हम क्रेडिट पर भी काम करते हैं, मगर कम से कम कुछ कमिटमेंट तो होना चाहिए ना। अभी तो हम क्या किए हैं, अभी तो हमने तनिष्क को, मयंक को, जय को क्या किया है सर, अपना कंपनी का इनविटेशन दिया है, इनवाइट किया है।
कि देखो हम ऐसा ऐसा काम करने वाले हैं, तुम लोग हमारे कंपनी के शेयर्स ले लो। मगर अभी तक किसी ने पैसा नहीं दिया, किसी ने कोई रिटर्न कम्युनिकेशन कुछ ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए अभी तक हम कोई एंट्री पास नहीं कर रहे। फिर अब देखो हमारी एंट्री यहां से पास होना स्टार्ट होगी जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। तो जब कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तो ध्यान समझिएगा, हम यहां पर सबसे पहले देखें कौन कौन से अकाउंट्स हमारे अफेक्ट हो रहे हैं। हमारे अकाउंट्स दो अफेक्ट हो रहे हैं, कम से कम एवरी ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स, 2 से ज्यादा भी हो सकता है, मगर कम से कम 2 तो होगा ही होगा। तो एक तो पैसा मिल रहा है, तो पैसा मिलेगा तो बैंक, बैंक क्या कैश, कंपनी केस में आप कैश कभी नहीं करते ना बाबा ना, सिर्फ क्या करते हो बैंक। एक तो बैंक और दूसरा क्या, शेयर एप्लीकेशन। कैपिटल नहीं, डायरेक्टली हमने सामने वाले को कैपिटल नहीं दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी लोगों ने अप्लाई कर दिया, या हमको अंडर सब्सक्रिप्शन है तो कैसे हम कैपिटल हाथों हाथ दे देंगे। पहले तो हम क्या कहेंगे, तुम लोग अप्लाई करो, देखते हैं, उस हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे किसको किसको शेयर्स मिलेगा। तो लोगों का अभी हमको क्या हुआ है, सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा मिला है। तो दूसरा खाता जो कि मेरा अफेक्ट हो रहा है वो कैपिटल नहीं है, क्या है वो एप्लीकेशन। तो 2 खाते जो अफेक्ट हो रहे हैं क्या है, बैंक, और दूसरा खाता क्या है, शेयर एप्लीकेशन। इसके अंदर में बैंक हमारे लिए एक एसेट है, बैंक हमारे लिए, शेयर एप्लीकेशन हमारे लिए कैपिटल नहीं है, लायबिलिटी। हम लोग कई बार इसको डमी अकाउंट भी बोलते हैं, मैं इसको बताऊंगा कि डमी अकाउंट क्यों बोलते हैं अभी, बट एप्लीकेशन इज अ लायबिलिटी। तो बैंक एसेट है और शेयर एप्लीकेशन इज अ लायबिलिटी। अब जैसे ही हमको पैसा मिला तो हमारे लिए बैंक एसेट बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और लायबिलिटी भी बढ़ गया एक तरीके से, क्योंकि अभी हमको लोगों को शेयर्स देना है हमारे दिमाग में, अभी तक हमने लोगों को शेयर्स दिया नहीं है। तो एसेट बढ़ा, बढ़ते ही डेबिट, और लायबिलिटीज बढ़ा, बढ़ते ही क्रेडिट। यही रूल अभी मैंने आप लोग को अमेरिकन रूल में सिखाया है, राइट। जिन्होंने अमेरिकन रूल नोट नहीं किया उसको नोट कर लेंगे, क्योंकि हम जितने भी एंट्री सभी करेंगे वो अमेरिकन रूल के हिसाब से ही करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद की, तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने के बाद की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर जब कंपनी कर रही है शेयर्स का अलॉटमेंट, मतलब लोगों को कंपनी शेयर्स दे रही है, तो जब कंपनी लोगों को शेयर्स दे रही है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कर रही है, तो फिर यहां पर हमारे 2 प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो एप्लीकेशन को हम कैपिटल में चाह रहे हैं और एक अलॉटमेंट का पैसा ड्यू कर रहे हैं। तो जब हम एप्लीकेशन के पैसे को जब हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे तो देखिए हमारे लिए एंट्री क्या होगी, हमारे लिए एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर। 2 अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, एक तो शेयर एप्लीकेशन और दूसरा शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन इज अ लायबिलिटी एंड शेयर कैपिटल इज ऑब्वियसली अ कैपिटल। हम यहां पर बात कर रहे हैं फुल सब्सक्रिप्शन की, तो यहां पर कोई लोचा ही नहीं है। 10,000 शेयर चाहिए तो और कितने के लिए एप्लीकेशन मिला, तो पूरे को कैपिटल आप दे ही दोगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो आपका यहां पर एंट्री हो गया क्या, एप्लीकेशन का पैसा डेबिट जो आपने अभी क्रेडिट किया था, लायबिलिटी आपकी घट जाएगी, घटते ही लायबिलिटी आपकी डेबिट कर दोगे आप, और कैपिटल आपका बढ़ गया। तो टू शेयर कैपिटल, कैपिटल बढ़ते ही आप क्रेडिट कर देते हो कैपिटल को, राइट। तो फिर आपके एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप देखो आपने एप्लीकेशन को ऊपर में क्रेडिट किया था, अभी आपने क्या कर दिया एप्लीकेशन को डेबिट, और साथ ही साथ में आप अलॉटमेंट का पैसा लोगों से मंगवा लोगे। अब देखिए शेयर अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अपने लिए क्या था, लायबिलिटी, शेयर अलॉटमेंट अपने लिए क्या रहेगा, एसेट्स, क्योंकि हम अलॉटमेंट का पैसे को पहले ही ड्यू कर रहे हैं, पहले ही मंगवा रहे हैं। एप्लीकेशन तो हमको बिना मंगाए बिना मिल गया था, हमने इनवाइट किया था, हमने कहा था, मगर अब हम तुमसे मंगा रहे हैं पैसा, अब हमारा हक है तुमसे पैसा मांगने का। तो हमने तुमसे पैसा मांगा, तो फिर अलॉटमेंट एसेट है, और साथ ही साथ में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल आएगा इसके अंदर, कैपिटल आएगा इसके अंदर। तो शेयर अलॉटमेंट एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, और कैपिटल, कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो एसेट जब बढ़ता है तो फिर क्या करता है आप उसको डेबिट, और कैपिटल जब बढ़ता है फिर क्रेडिट करते हैं। तो फिर आपका एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और फिर अगला जो स्टेप था आपका अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का, तो आपको पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, और किसके अगेंस्ट में पैसा मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फ्रेंड्स एंट्रीज देखिएगा, एंट्रीज आर वेरी वेरी सिंपल। एप्लीकेशन के समय दूसरा काम होता था, पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के समय उल्टा, पहले अलॉटमेंट ड्यू हुआ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। आई होप ये क्लियर है। हाँ,
एप्लीकेशन मनी तुमको पहले रिसीव हो गया सर। हाँ हाँ हाँ। नहीं, आप मान रहे हो ना कि ना तो ना तुम पर डाउट करेंगे, हम कंपनी है या तुम कंपनी हो, हम शेयर होल्डर है तुम्हारे, तुमने पैसा मंगवाया, चिट्ठी भेजा, तो क्या मानोगे? सर को पैसा मंगवाए हैं, दे देंगे या नहीं दे देंगे? हम पर भी डाउट कर रहे हो, हंस रहे हो तुम, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पैसा मिलने से ही मतलब नहीं होता है, आपने उसको ड्यू कर दिया तो फिर भी आपका कैपिटल जो है वो बढ़ गया। फिर आगे आते हैं, फिर आप फर्स्ट कॉल ड्यू करवाओगे, सेम जो अलॉटमेंट में आपने एंट्री किया सेम यहाँ पर एंट्री पास होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और आपको फिर फर्स्ट कॉल का पैसा मिल जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो ये हमारा एक बेसिक प्रोसेस हुआ। सेकेंड कॉल का भी सेम होता है। अब हम इसके ऊपर में जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और बाकी चीजें करेंगे। मैं शेयर्स के अंदर मैं आपको हाथों हाथ क्वेश्चंस भी करवाता हुआ चलूंगा, राइट। शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज 25 मार्क्स का वेटेज है इसका, राइट। 25 मार्क्स के अराउंड का वेटेज है। कम कह सकते हैं कम मेहनत में, जैसे पार्टनरशिप 35 मार्क्स का वेटेज जरूर से रखता है मगर उसमें ज्यादा मेहनत है। शेयर्स में आपका 25 मार्क्स का है मगर उसमें कम मेहनत है, कंपैरेटिवली कम मेहनत है, राइट। तो आपने लोग शेयर्स पर बहुत जी जान से मेहनत करेंगे ताकि ये 25 में से 25 अपने लोग यहाँ पर गैदर कर सके, राइट। सो अगले सेशन में हम लोग फिर बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच अगेन।